लोगों ने साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण। उसमें सारी बातें डिटेल में बताई गई। अभी आपका जो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय का तो मतलब उधर स्वयं का अध्ययन करना आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए और वीडियो को देख करके आसानी से उसके प्रश्न को आप समझ सकें। लेकिन ध्यान रखना, आपके पेपर में जो भी प्रश्न आता है बोर्ड के पेपर में, उन सारे प्रश्नों में से 30% क्वेश्चन आपके बुक के पीछे के होते हैं, बाकी का तो बुक के अंदर से लिया जाता है। इसलिए टेक्स्ट बुक को अच्छे से समझना, जो वीडियो दे गया है उसको तो बार बार देखना, बार बार देख करके कंफर्म कर सकते हो कि आपको क्या वहां पर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं बिना समय गवाए, ताकि ये स्वाध्याय आपका जल्दी से समाप्त हो जाए, छोटे वीडियो में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर आप अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जोड़ियां बनानी है। जोड़ियों में प्रायः क्या होता है, 2 कॉलम्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तीनों को मिलाना है। और तीनों को मिलाने के आंसर बताने के पहले मैं ये अब बता दूं, आंसर अगर आप कहीं मिल जाए तो ऐसे लाइन खींच करके यहाँ ऐसे मत मिलाना, फिर से ये पूरा नया कॉलम बनाना, पूरा साफ साफ। अब ये फर्स्ट कॉलम का है, ये आप लिख लेना। चलो देखते हैं, ये द्रव्यमान है, आपने पहले लिख लिया द्रव्यमान, ठीक है। आप ऐसे बनाना, कॉलम बनाना। दूसरे में अब बताइए द्रव्यमान क्या है, किसी पिंड में समाहित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। उसमें दूसरा वाला कौन से लिखे, ये इकाई है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या द्रव्यमान की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है? नहीं होती है। तो त्वरण की है, किलोग्राम होती है, हाँ होती है। तो इसके सामने सेकंड वाले कॉलम में आपको यहां पर केजी लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे में आ जाओ, केंद्र के पास शून्य होता द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान तो पूरे यूनिवर्स में समान होता, कहीं भी ले जाओ वो घटता बढ़ता नहीं। जड़त्व का माप, द्रव्यमान से जड़त्व का माप होता है, ठीक है। द्रव्यमान से जड़त्व का, अब जड़त्व क्या होता, नाम आप पढ़े थे, जड़त्व क्या होता था आपको मैं बता रहा हूं। दूसरे कॉलम में अगर आप देखना चाहेंगे, दूसरे में लिखा गया है वेट, भार। अब भार क्या होता है, भार की परिभाषा पहले कंफर्म करो। किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को भार कहते हैं। चलो, अब भार की इकाई क्या होती है, भार की इकाई पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण, भूल जाओ, बल को भार कहते हैं। बल की इकाई न्यूटन होती है, इसलिए इसमें आप न्यूटन, दूसरे के सामने दूसरे कॉलम में न्यूटन। और आगे है, ये जो भार होता है ना, वह ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी बढ़ेगी, वह ऐसे उसी पर बदलता रहता है। तो भार के तीसरे कॉलम में आपने क्या देख लिया, ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा कॉलम आप देखिए, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अब पहले गुरुत्वीय त्वरण की मैं परिभाषा बताऊंगा, क्योंकि फिर मिलेगा, ध्यान देना, एक प्रश्न पढ़ने में ढेर सारी चीजें आपकी कंफर्म होगी। इस प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, किसी भी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखिए, इसका यहां होगा। अब इधर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है ना, वह केंद्र के पास शून्य होता है, बताया था। जब अभी ये पृथ्वी आपकी है, ये केंद्र है। अब इसके स्थल पर, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। इसके ऊपर जाओगे, माने केंद्र से दूरी बढ़ेगी तब भी कम होगा, नीचे आओगे तब भी कम होगा, लेकिन जब केंद्र के पास आओगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर 0 हो गया। 3 आपका हो गया। चौथा है गुरुत्व स्थिरांक। अब गुरुत्व स्थिरांक का क्या ये है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है। और इसका मान आप पढ़े होंगे कि संपूर्ण विश्व में समान होता है, बराबर है, जी का मान। ओके, तो अब आपका ये हो गया, आपने जोड़ियां पढ़ ली। अब जोड़ी पढ़ने के बाद में आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न हैं।
तीनों को एक एक करके, अब मैं यहां लिखूंगा नहीं, मैं रिवाइज कर रहा हूं। वीडियो आप जिस समय देख रहे हैं उस समय पढ़ करके कंफर्म करते जाइए। प्रश्न नंबर 2 में आकर देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, भार और द्रव्यमान में अंतर लिखो। पहला प्रश्न है भार और द्रव्यमान में अंतर, आगे बाद में देखेंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है, यहाँ पर जैसे 2 कॉलम, एक में लिखना भार और एक में लिखना द्रव्यमान। तो इसमें कम से कम आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं, मैं 4-5 बताऊंगा, लेकिन आपको कम से कम 3 पॉइंट लिखने होते हैं। तो पहला पॉइंट परिभाषा लिख डालिए। भार की परिभाषा क्या है, किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को उस पिंड का भार कहते हैं। द्रव्यमान में क्या लिखेंगे, किसी पिंड में समाहित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 डालिए। 2 में ये लिखिए कि भार का मान ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऊंचाई के साथ बदलता रहता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रहता है। लेकिन द्रव्यमान का मान जो है कभी भी बदलता नहीं, क्योंकि वो तो द्रव्य में समाहित द्रव्य की मात्रा है। चलो तीसरा, भार की इकाई न्यूटन लिख देना और द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम लिख देना। आपके 3 पॉइंट हो गए, 3 नंबर हो गए। अब अगला प्रश्न आप देखिए जरा कि क्या इसी प्रश्न में है कि क्या किसी पिंड का द्रव्यमान और भार मंगल ग्रह पर जाने पर उतना ही रहेगा कि बदलेगा। अब सुनो पहले बात, लिखेंगे नंबर 1, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है किसी पिंड में समाहित द्रव्य की मात्रा होती है, इसका मान कभी घटता बढ़ता नहीं है, इसका मान समान रहता है। इसलिए किसी भी पिंड का जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर है उतना ही किसी भी ग्रह पर होगा, द्रव्य घटेगा बढ़ेगा नहीं। ओके। अब जैसे हमारे शरीर में आंख है, नाक है, कान है, तो हड्डियां हैं, हार्ट है, सब है, ये द्रव्य है। ठीक है ना। अब आप चाहे धरती को, चाहे चंद्रमा, चाहे अंतरिक्ष में कहीं भी जाओ, उसमें कोई घटेगा क्या, नहीं घटेगा। इसलिए क्या लिखेंगे, द्रव्यमान के बारे में क्या लिखेंगे, किसी पिंड में समाहित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं और इस पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वह पिंड पृथ्वी पर हो चाहे मंगल पर हो। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा, भार। भार क्या है, भार किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होता है। इसका मान ऊंचाई पे जाने पर घटता है। इसलिए पृथ्वी किसी पिंड का जितना भार पृथ्वी पर है उतना मंगल ग्रह पर नहीं रहेगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। कितना होगा वो बात की बात है, हम देखेंगे। ठीक है, चले हमारे ये प्रश्न नंबर 2 का पहला हो गया, आप कंफर्म कर लेना और कैसे लिखना है वो देख लेना। चलो प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में कई प्रश्न हैं। एक तो आपको बताना मुक्त पतन, फ्री फॉल। दूसरा बताना गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा। अगला है मुक्ति वेग, मुक्ति वेग माने पलायन वेग, आपने पढ़ा होगा। और अगला है यहाँ पर अभिकेंद्र बल। इतनी 4 चीजों की परिभाषाएं आपको यहाँ पर कंफर्म करनी है। चलिए देखते हैं पहले मुक्त पतन। तो मुक्त पतन परिभाषा में बाद बताऊंगा, पहले थोड़ा समझा देता हूं इसको। जब कोई पिंड या कोई भी पिंड ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर से नीचे आने में 2-3 चीजें इस पर काम करती हैं। नंबर एक इसका भार, ठीक, माने गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है जब पृथ्वी पर यह पिंड आता है तो वायुमंडल द्वारा इस पर एक बल अपवर्ड ऊपर की तरफ भी लगता है, जैसे पानी में उत्प्लावन बल लगता है। तो माने इस पर 2 बल काम कर रहे हैं। जब नीचे आ रहा है, नीचे आने में 2 चीजें काम कर रही हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल कर रहा है, नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, और दूसरा इस पर अपवर्ड हवा का दबाव लग रहा है। तो ये मुक्त पतन तो नहीं है। मुक्त माने फ्री, एकदम फ्रीली नहीं आ रहा, मुक्त नहीं आ रहा है। जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आता है वह भी केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण, ध्यान रखना, जब कोई पिंड
केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ऊपर से नीचे आता है, तब उसे बोलते हैं मुक्त पतन। और ध्यान ये रखना, मुक्त पतन केवल निर्वात में ही पॉसिबल है, केवल निर्वात में ही होता है। क्योंकि ऐसे में कभी छोड़ दोगे तो यहाँ पर दो बल काम करेंगे, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे आएगा और वायुमंडल का दबाव ऊपर, हवा का दबाव ऊपर भेजेगा, यहाँ दो बल यहाँ पर कार्यरत हो गए, तो ये फ्री फॉल नहीं होगा। जब कोई चीज निर्वात में आएगी तब जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, अब त्वरण की परिभाषा पहले बता दूं मैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। माने अगर कोई पिंड समान वेग से एक वेग से जा रहा है, वेग परिवर्तित होगा, त्वरण कहेंगे। अब आगे 9 में पढ़े थे, अगर वेग बढ़ता जा रहा है धनात्मक त्वरण, घटता जा रहा है ऋणात्मक त्वरण, वेग समान है तो शून्य त्वरण। ठीक है, या पिंड स्थिर है तो शून्य त्वरण। अब ये त्वरण यहां गुरुत्वीय लग गया, अब गुरुत्वीय में जोड़ दो। किसी पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना, त्वरण है वेग परिवर्तन की दर। आप ऐसा मत बोलना, सीधा बोलना। किसी भी पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, दो परिभाषाएं आपकी हो गई। तीसरा है मुक्ति वेग। अब जरा यहां देना, ये मुक्ति है, यहां ऊपर मुक्त था, मुक्ति वेग, या इसी का नाम आपके यहां है पलायन वेग है। पलायन को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब ये समझो क्या होता है, अगर हम कोई चीज ऊपर से नीचे से ऊपर फेंक दें तो आप देखेंगे ऊपर जाकर कुछ देर बाद जाएगा, रुक जाएगा, विराम अवस्था में आएगा, तो विराम अवस्था में आने के बाद फिर नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई चीज को हम ऊपर इतना तेज, इतने वेग से फेंके कि वह फिर से वापस न आए। अब फिर से वापस क्यों नहीं आएगी? अब देखो, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक नियत क्षेत्र में यह पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा करती है। मतलब यहां कोई पिंड भेजेंगे तो वापस खींचेगी, लेकिन इसके बाहर अगर हम भेज दिए, फेंक दिए, तब पृथ्वी खींच नहीं पाती है, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, तब वो वापस आ जाएगी। लेकिन वह न्यूनतम वेग, वह कम से कम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और पुनः वापस नहीं आती है, उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, या मुक्ति वेग कहते हैं। सिर्फ फिर सुन लो, वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा ऊपर फेंकी गई वस्तु पुनः दोबारा धरती पर नहीं आती या पृथ्वी के आकर्षण से मुक्त हो जाती है, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। जैसे रॉकेट वगैरह भेजा जाता है ना, जितने सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं रॉकेट के द्वारा, वो पलायन वेग के द्वारा ही जाते हैं। अब अगला है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल तो आप जानते ही हैं, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए किसी पिंड पर, सुनो, वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान किसी भी पिंड पर केंद्र की तरफ से लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल या केंद्राभिमुख बल कहते हैं। तो आपकी ये होगी 3 परिभाषाएं। अब 3 परिभाषा के बाद में आइए हम आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, पहले तो आपको लिखना है केपलर का नियम। केपलर का नियम, तो केपलर ने 3 नियम बनाए थे और आपको मैंने बताया भी था कि केपलर का नियम न्यूटन से पहले का बना था, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग, ज्यादा मान्यता इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि केपलर अपने नियम बना जो रहा है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया और न किसी समझ में आया कि ऐसा होता क्यों है, मतलब रीजन उसका नहीं निकल पाया। लेकिन आगे जाकर के जब न्यूटन ने अपना नियम प्रतिपादित किया तो उसके बाद में न्यूटन का नियम और इनका नियम आपस में जुड़ करके एक बहुत ही सार्थकता की तरफ गया। लेकिन अब केपलर के 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम देख लो, आप जानते हैं, पहला नियम पक्का जानते हैं।
ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं। ऐसे ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं और सूर्य इसके किसी फोकस पर स्थित होता है। ठीक है। नंबर 2, अभी ये सूर्य है और ये कोई पिंड है, प्लेनेट है ए पर, ये रेखा इसको मिला रही है, ठीक ना। कुछ समय पश्चात अगर पिंड पहुंच गया बी पर, यहां देखो, अब कुछ समय पश्चात पिंड चला गया सी पर और फिर डी पर गया, ये देखो, फिर डी पर गया, ई पर गया, ये देखो, 3 भाग मैंने यहां पर कर दिया है, ए बी सी डी ई एफ। समझो, ये सूर्य को ग्रहों से मिलाने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। मान लो 5 सेकंड ये है, 5 सेकंड ये है, 5 ये है, तो जितना सब में 5-5 समान समय है ना, तो जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल को व्याप्त करती है। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में बोलता है इसमें किसी पिंड के द्वारा लगाए गए आवर्तन काल का वर्ग और पिंड से सूर्य को मिलाने वाली रेखा या त्रिज्या या दूरी का घन समानुपात में होता है। T²/R³ इक्वल टू के। T²/R³ इक्वल टू के। ये 3 नियम आपके केपलर के हैं। लेकिन फिर अगले में इसी में आपको ये पूछा जा रहा है, प्रश्न ये है कि यह स्पष्ट करो कि उन नियमों के कारण न्यूटन को अपना गुरुत्व सिद्धांत प्रतिपादन करने में कैसे सहायता मिली। मतलब केपलर के इन नियमों के द्वारा न्यूटन को भी, न्यूटन ने अपना सिद्धांत बताया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था, उन सब में बड़ी ही सहायता मिली। सिद्ध करो। थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आप देखें, माना एक पिंड है, माना एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है। सूर्य से दूरी या केंद्र से दूरी बराबर r है और वेग उसका जो है v है। यानी एक पिंड है, एक ग्रह है जो किसी केंद्र के चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, उसका द्रव्यमान m है और उससे केंद्र की दूरी r है या त्रिज्या r है और उस ग्रह का द्रव्यमान जो है, वेग जो है v है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो केंद्राभिमुख बल होता है वो बराबर होता है, याद है? केंद्राभिमुख बल की परिभाषा बताई थी कि वृत्ताकार गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र की तरफ से लगने वाले बल को केंद्राभिमुख बल कहते हैं। बराबर है। अब ये बल बराबर होता, जानते कितना? F बराबर होता है mv²/r। ये केंद्राभिमुख बल का सूत्र है, याद रखना। अच्छा, फिर आगे बढ़ो। अब अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितना होगी? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो वृत्ताकार मार्ग पर चली गई दूरी बराबर होगी 2πr। तो फिर मैं दूरी दे दूं और अब समयावधि, समय जो होगा वो होगा t सेकंड। ठीक है। तो यहां पर v बराबर हो जाएगा वेग बराबर दूरी बटे समय 2πr/t। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखना, यहां v का मान आया है 2πr/t और इसमें f बराबर mv²/r आएगा। तो समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, 2 और 1 से। अब f बराबर हो जाएगा v का मान ये रखो 2πr/t का वर्ग
आर का वर्ग बटे टी, तो बटे बराबर v का मान रखना 2 पाई आर बटे टी और बटे किसका हुआ आर, देखो हो गया। अब आगे देखो बराबर m गुणे 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे टी स्क्वायर पूरे के बटे आर। ठीक, अब इस आर से इस आर को कट कर दो, ये यहां आर बचेगा। अब जरा मैं यहां बनाऊंगा, यह बराबर क्या हो गया, देखो 4m पाई स्क्वायर आर, 4m पाई स्क्वायर, आर कट गया आर बटे टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आ गया। अब दोनों पक्षों में आर स्क्वायर का गुणा करने पर, या आर बटे आर का, आर स्क्वायर बटे आर का गुणा कर दो। यहां पर देखो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब ये हो गया 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब बटे टी स्क्वायर आर स्क्वायर, हुआ ना। अब एक काम करो, ये बराबर हो जाएगा, इसमें आर स्क्वायर आर क्यूब और टी स्क्वायर उधर ले लीजिए, 4m पाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर गुणे आर क्यूब बटे टी स्क्वायर। ध्यान दो, मैंने इस आर को आर क्यूब इधर लिया है और यहां पर टी स्क्वायर लिया है, आर यहीं पर है। अब ध्यान देना, अब जाकर के अभी जो केपलर का तीसरा नियम था वो आप देखिए, केपलर का तीसरा नियम ये था, टी स्क्वायर बटे आर क्यूब, टी स्क्वायर ऊपर था आर क्यूब नीचे था, टी स्क्वायर बटे आर क्यूब बराबर के। तो लेकिन यहां पर उल्टा है, इसलिए क्या होगा 4m पाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणे 1 बटे के केपलर के नियम से, केपलर तीसरा नियम। अब 1 बटे के में क्यों किया, क्योंकि यहां पर उल्टा है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, बराबर 4m पाई स्क्वायर बटे के इधर ले लो, के गुणे 1 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां पर के अचरांक है, पाई भी एक संकेतांक है, इसलिए पूरे का मान क्या हो जाएगा अचरांक। जब ऊपर के किसी मान में यहां पर अचरांक का भाग दिए हो गया अचरांक, तो f बराबर हो गया अचरांक है। अगर अचरांक में हटाऊं तो यहां पर क्या करना पड़ता है, समानुपाते लगाना पड़ता है। ठीक ना, समानुपाते 1 बटे आर स्क्वायर। ये आपका हो गया निगमन, और मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में आप सिर्फ इतना ही कीजिए। इतना करने के बाद में बाकी के प्रश्न में आपको अगले वीडियो में दे दूंगा और आप अगला वीडियो करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना लेसन पढ़ाने के पश्चात। अब ये आपका ये साइंस का जो लेसन है, एक बार तो ऑनलाइन आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, स्कूल फिर पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक वीडियो देता हूँ। वीडियो देने के बाद में आपको क्वेश्चन आंसर का सिस्टम भी दिया जाता है। इतनी बार अगर आप कर लेंगे, साइंस आपको बहुत ही बढ़िया नंबर देने वाला है, और उस नंबर से आप अच्छे नंबर प्राप्त करके अच्छे रैंक प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।